हेलो एवरीवन। और ये थर्ड पार्ट है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि उसमें हम मोल कॉन्सेप्ट और जो न्यूमेरिकल्स जितने भी आते हैं सीडीएस में, एनडीए में, सीईपीएफ में, वो सारे इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, दो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये आपको पता ही होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सभी को पता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये सिर्फ मास हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम चेंज कर सकते हैं। ये लॉ किसने दिया है? एंटोइन लेवोइजियर ने। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दिया है जोसेफ प्राउस्ट ने। ये क्या कहता है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, जैसे कि मान लो कंपाउंड ले लेते हैं, तो उसके जो एलिमेंट है, मान लेते हैं वाटर, ये केमिकल सब्सटेंस है, इसके जो एलिमेंट है ये हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही रहेंगे बाय मास। तो इसका मास कितना है? 1। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, इसका मास 16 होता है। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 बार है तो 2 और ये 16, यानी 1:8। यानी आप कहीं भी पानी ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, समुंदर से ले लीजिए, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया से ले लीजिए या इंग्लैंड से ले लीजिए, हमेशा जो पानी आप लेंगे उसमें जो एलिमेंट है यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके जो मास का रेशियो है वो कितना रहेगा? हमेशा 1:8 रहेगा। इसी तरीके से अगर आपको NH3 का निकालना हो, यानी आप इसका मास लीजिए इंटू इसका मास लीजिए, इसका कितना हो गया? 1:3 यानी कि 3। इस रेशियो में हमेशा रहेगा। एमोनिया इसे कहते हैं, NH3, जो कि एक बेस है, इसके ऊपर लोन पेयर होता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं जो एलिमेंट है इसका सिंबल किसने दिया। देखिए, एलिमेंट हमने अभी पिछले वीडियो में ही देखा था कि एलिमेंट जो टर्म है ये किसने दिया था? ये टर्म दिया था रॉबर्ट बॉयल ने। लेकिन इसकी एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन किसने दी थी? वो दी थी दूसरे ने, किसी ने। रॉबर्ट बॉयल के बाद एक आदमी आता है, कोई नाम नहीं याद आ रहा, शायद लेवोइजियर ही है। किसने दी थी? उसके बाद हम देख रहे हैं सिंबल की। तो डेल्टन ने इसके सिंबल देने की कोशिश की, वो बहुत ही स्पेसिफिक सेंस में इसकी सिंबल दी सबसे पहले। और उसके बाद बर्जेलियस ने कहा कि ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं एक या दो लेटर के नाम से स्टार्ट करते हैं। तो क्रेडिट्स जो है सिंबल का वो बर्जेलियस को जाता है, क्योंकि डेल्टन ने स्पेसिफिक सेंस में दिया था। क्या मतलब है कि उसने बोला कि अबे ऐसे कर देते हैं, कहाँ गया, मिल जाता है क्या ये, उसने कहा ऐसे डिज़ाइन बनाओ, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस। ये डिज़ाइन बनाता था लड़का, ऐसे किया, ऐसे प्लस बना दिया, बोला ये है हमारा सल्फर। फिर ऐसे लिया और ऐसे कोने में ऐसे ऐसे कर दिया, बोला ये है हमारा मरकरी। तो उसने थोड़ा डायग्रामेटिकली थोड़ा स्पेसिफिक सेंस में दिया था। और बर्जेलियस ने कहा ऐसा नहीं होगा यार, जैसे कैल्शियम है तो Ca लिख दो, जैसे हाइड्रोजन है तो H लिख दो, कार्बन है तो C लिख दो। तो ये बर्जेलियस साहब ने दिया। इसीलिए सिंबल का क्रेडिट हम किसे देते हैं? बर्जेलियस। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि स्पेसिफिक सेंस में किसने दिया था सिंबल, एलिमेंट के सिंबल की शुरुआत, तब डेल्टन ने की। मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, कुछ के नाम आपने देखे होंगे कि ऐसे हैं, तो ऐसे क्यों है? जैसे आयरन है, इसका आई नहीं है बल्कि Fe है, ये आयरन है, ये सोडियम है, और ये क्या है? पोटेशियम है। इनका ऐसा क्यों है? क्योंकि कई लोगों का नाम क्या है? लैटिन नाम पे पड़ा है। और जैसे कि आयरन का लैटिन नेम क्या होता है? फेरम, तो इसलिए फेरम का Fe यूज़ कर लिया गया। इसी तरीके से सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम, और पोटेशियम का लैटिन नेम है कैलियम। ये सब आ रहे लैटिन चीज़ें, ठीक है। इसलिए सोडियम का Na और पोटेशियम का K हुआ, कैलियम का K। तो और कुछ का क्या हुआ? पहले प्लेस से लिया जाता था और कुछ का कलर से भी लिया गया। प्लेस से कैसे? जिस जगह पे सबसे पहले एलिमेंट मिला उसी के नाम पे ठोक दिया। तो कॉपर सबसे पहले मिला था सिप्रस में, तो सिप्रस से इसका Cu हो गया था। और सिप्रस की कैपिटल क्या है? कंट्री एंड कैपिटल की अगर आपने सीरीज देखी हो तो सिप्रस की कैपिटल है निकोसिया। वो आप देख लेंगे तो आपको सारी कंट्री कैपिटल याद हो जाएगी। कुछ का कलर के उस पर भी लिया गया, Au। ये है सबसे पहले गोल्ड। तो गोल्ड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मतलब येलो कलर का होता है, उसको कहते हैं ऑरम, इसलिए इसका नाम Au रख दिया। ये सारी चीज़ें हैं, किसका नाम किस लिए पड़ गया। ये सारा काम करता कौन है? तो सभी की कोई ना कोई एजेंसी होती है। तो केमिस्ट्री के जितने भी आलतू फालतू काम है, आलतू फालतू नहीं, रिलेवेंट काम, क्या कैसे रखना है, मेजरमेंट क्या है, वो सारी कौन देखता है? IUPAC। IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसने चेंज किया था, जैसे कि एटॉमिक मास यूनिट होती है, पहले AMU लिखा जाता था, एटॉमिक मास यूनिट।
कितनी, जैसे मान लो 14 नाइट्रोजन का मास कितना है, तो 14 एटॉमिक मास यूनिट, तो उसको AMU ना लिख करके उसमें बोला कि अब से U लिखेंगे, इसलिए आप हमेशा पाएंगे U लिखा जाता है। अब ये सब कौन करता है, IUPAC चेंज कराती है। एटॉमिक नंबर और मास आपको पता ही होगा, जैसे एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन, हीलियम या कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 1 2 6 7 8, ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक मास लगभग इनका डबल होता है, एटॉमिक मास जो है लगभग इनका डबल होता है। हाइड्रोजन का खैर 1 ही है, और इसका 4, कार्बन का 12, इसका 14 और इसका 16। कुछ कुछ का है थोड़ा सा अंतर भी है, जैसे सोडियम का आप मास याद रख लीजिए, इसका 23 है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, डबल नहीं करना है, हल्का सा और ऐड करना है। क्लोरीन का नंबर 17 होता है, लेकिन इसका मास 35.5 होता है, एवरेज मास होता है, क्योंकि इसके आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, हम आगे देखेंगे। एटॉमिसिटी क्या होता है, ये नाम अगर मैं ऐसे बताऊं कि O3 यानी ये ओजोन है, O3 ओजोन होता है, और ओजोन कौन सी लेयर में होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। तो O3 की अगर एटॉमिसिटी कितनी है, 3। O2 की एटॉमिसिटी कितनी है, 2। तो आप समझ ही रहे होंगे क्या मतलब है कि इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है, उसी को एटॉमिसिटी कहते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। ठीक है, बात एकदम साफ है, बात क्या है, एकदम पानी की तरह साफ होनी चाहिए। पेन बदल लेते हैं फिर। तो देखिए, तो अगर जैसे आर्गन है और हीलियम है, अगर आपने क्लास 11th पढ़ा है तो वहां पे एक क्वेश्चन आता है कि वाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट। He2 नहीं होता, बल्कि सिर्फ He होती है, होता है, हीलियम अकेले होता है, आर्गन भी अकेले होता है, He2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्या है, इनको हम क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक। मोनो मीन्स सिंगल। इनकी एटॉमिसिटी कितनी है, 1। एटॉमिसिटी अगर AMC लिख दूं मैं तो एटॉमिसिटी 1 है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम, मोनो एटॉमिक। मोनो का मतलब ही हो गया सिंगल। ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं, O2, हाइड्रोजन को H2, नाइट्रोजन को N2, क्लोरीन को Cl2। ये सारे क्या हो गए हमारे, डाई एटॉमिक हो गए, क्योंकि इसमें एटॉमिसिटी सबकी कितनी है, 2 है। इसी तरीके से फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी है, 4, सल्फर की 8। फॉस्फोरस को हम P4 लिखते हैं, तो ये टेट्रा एटॉमिक हुआ, टेट्रा एटॉमिक, क्योंकि 4 है। इसी तरीके से सल्फर S8 होता है। तो बहुत ज़्यादा हो गया तो 4 के बाद इतना नाटक नहीं करेंगे, सबका अपना अपना लिखते रहे। तो एक वर्ड यूज़ कर दिया, जैसे पॉलिनोमियल होता है, वही जब ज़्यादा होने लगे तो भाई पॉली एटॉमिक हो तुम। ठीक है, तो यही अंतर है कि मोनो एटॉमिक कौन से हैं, आर्गन और हीलियम मोनो एटॉमिक है। 4 एग्जाम्पल आप याद रखिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन डाई एटॉमिक है। फॉस्फोरस इज टेट्रा एटॉमिक वाइल सल्फर इज पॉली एटॉमिक। ठीक है, आयंस क्या होते हैं आपको पता ही है, जब चार्ज चार्ज हो उसके पास, चार्ज स्पीसीज को ही हम क्या कहते हैं, आयंस। जैसे Na एक एलिमेंट है, लेकिन Na+ क्या हो गया, अब ये आयन हो गया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया। प्लस है, इसका मतलब दिया है, दिया है तो राजा आदमी है, प्लस लेके घूमेगा। और क्लोरीन के पास नेगेटिव है, इसने लिया है, अब लिया है तो यार अब एक माइनस लेके घूम रहा है कि अरे यार ले लिया मैंने, देखो। ठीक है, तो जो प्लस होता है उसे बोलते हैं कैटाइन, और नेगेटिव चार्ज आयन होता, नेगेटिव चार्ज होता है उसे बोलते हैं एनायन। कैसे याद कर सकते हैं आप, देखिए कैटाइन में कैटाइन आप लिखेंगे तो ऐसे, कैटाइन में ये टी को ध्यान से देखिए तो टी ऐसे नहीं दिख रहा, T+ की तरह से दिख रहा है, तो कैटाइन कौन सा हो गया, पॉजिटिव वाला। जो बच गया एनायन वो नेगेटिव वाला। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है, जब ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज, जैसे NH4+ है, अमोनियम आयन, तो ये तो एक सिंगल एलिमेंट नहीं है ना, एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, इसके ऊपर अगर चार्ज हो, या फिर हाइड्रोक्साइड आयन, OH आपने देखा है अल्कोहल में, आपने पढ़ा होगा तब वो, तो इसमें तो एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो ये इनको क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक आयंस बोलेंगे। इतनी सी बात है। देखिए मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, सभी के मास को ऐड कर देना है, यही मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। तो जैसे वाटर है, H2O इनका फॉर्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो यानी सबका मास आपको ऐड कर देना है, सबका मास आपको पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, तो कितने आइटम है इसके, 2 हैं, और ऑक्सीजन का एक ही है, इसको आप ऐड कर लीजिए, 2 + 16 यानी कि 18U, ये आंसर हो गया। HNO3 का देखते हैं इसी तरीके से, H का मास 1, N का मास नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का मास 16, कितने हैं, 3 लड़के, 16 48, 38, 48, 58, 63 यूनिट। इस तरीके से ग्लूकोज, ग्लूकोज का अगर आपको वो याद हो, C6H12O6,
यानी 12 × 6, 1 × 12 और 16 × 6 कितना आ जाएगा 180 यूनिट। इस तरीके से हम निकालते हैं मोलिकुलर मास। अब एक क्वेश्चन जो कई लोगों को परेशान करता है वो है मोल का। देखिए मोल का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जितना भी उसका वो है रिस्पेक्टिव मास, जितना आपने निकाला है यू ना समझ करके उसको ग्राम कर दीजिए, उसी को बोलते हैं एक मोल। और उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। वाई आई एम राइटिंग पार्टिकल्स। अगर क्वेश्चन एटम बोले तो इसका मतलब एटम, पार्टिकल की जगह आप एटम लिख लो, चाहे मॉलिक्यूल लिख लो, चाहे आयन कह लो। क्वेश्चन एटम बोलता है तो इतने एटम, क्वेश्चन मॉलिक्यूल बोलेगा तो इतने ही एटम होते हैं, क्वेश्चन आयन बोलेगा तो इतने ही आयन होते हैं। इसके हम न्यूमेरिकल से समझते हैं। जैसे एक मोल, जैसे हम एक मोल कार्बन की बात करते हैं, एक मोल कार्बन क्या होगा, इसका मास कितना होगा 12 ग्राम। तो 12 ग्राम को ही हम क्या कह देंगे 12U होना चाहिए, लेकिन हम उसको ग्राम से देखेंगे सिर्फ जी होता है, शायद उसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, कितने पार्टिकल होंगे तो उसने बोला कोई दिमाग नहीं लगाना है एवोगैड्रो साहब ने, कितना पार्टिकल होते हैं बस। ठीक है, फिर कोई बोले एक काम करो, एक मोल नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले आओ। तो एक मोल ऑक्सीजन आप लाए, इतना बड़ा, यानी कितना लाना है आपको, जो इसका मास है यानी कि 16 ग्राम। यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन को ही क्या बोला एक मोल, यानी 16 ग्राम किसी को भी उसका जो मास है उसी को 1 मोल बोल दिया है। यानी कि इस कार्बन का मास 12 है तो 12 ग्राम कार्बन को ही बोल दिया 1 मोल, 16 ग्राम ऑक्सीजन को ही बोल सकते हैं हम 1 मोल। या फिर नाइट्रोजन है तो यानी कि 14 ग्राम नाइट्रोजन ले आओ, उसी को बोल दिया 1 मोल। अब इस 1 मोल में कितने पार्टिकल हैं, ऐसे कितने पार्टिकल हैं, कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल हैं। उसने बोला कोई नाटक नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, मैं एक नंबर दे दे रहा हूँ, यही मान लो, यही सॉल्व करो, तामझाम मत करो। इसमें कितने पार्टिकल हैं तो बोला इतने पार्टिकल। इसमें कितने पार्टिकल, बोला हाँ इसमें भी इतने पार्टिकल। कोई दिक्कत नहीं है, कितने पार्टिकल आप समझिए और न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए। ये देखिए हम इस पर न्यूमेरिकल एक कर लेते हैं। आपको बताना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बताना है इसमें। ठीक है, 52 ग्राम हीलियम में। तो हीलियम का मास आपको पता है, हीलियम का नंबर होता है 2, मास होता है 4, यानी कि 4 ग्राम को ही 1 मोल कहेंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ तक, इसका मास तो 4 ही होता है ना, इसी को 1 मोल कहेंगे। तो ये लड़का कह रहा है कि 52 ग्राम में कितने मोल होंगे, क्या ही दिक्कत है, 52/4 यही तो होगा। 4 × 4 एक कैरी 13, 13 मोल इस आंसर, 13 मोल हो गया। अगर पार्टिकल्स का क्वेश्चन देता है तो भी हो जाएगा, इतने मोल बताना है इतने पार्टिकल्स में, कोई बात नहीं, एक मोल आपको पता है ना, एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स, इतने ही तो होते हैं। तो बोल रहे इतने पार्टिकल्स में कितने मोल हैं, तो उसको यानी ये पूछा है कितने पार्टिकल हैं या इतने एटम्स है। देखिए एटम बोला है तो इतने एटम कर लीजिए यहाँ पे आप, कितने एटम्स, तो इतने एटम्स में कितने हैं 10 डिवाइड हो जाएगा। कितने मोल हो गए, कट गया 2, 2 मोल की बात है। ठीक है, इधर से आप देख लें इतने एटम अगर 1 मोल है तो इतने एटम, इतने पार्टिकल कितने मोल होंगे, दिस अपॉन दिस हो जाएगा। सिंपल सा एक ही फॉर्मूला आपको यूज करना है कि मोल बराबर रिस्पेक्टिव मास बराबर एवोगैड्रो नंबर। देखिए ये पेज इतना इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ही पीवाईक्यू हैं। मैंने क्वेश्चन सेट नहीं किए एक एक करके, बहुत टाइम लगता, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आए इससे दबा के क्वेश्चन आए। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस के फाउंडर का नाम, सबसे पहले ईटा परनाच, ईटा पेनाच, ईटा पेनाच। देखिए डांस फ्लोर नहीं है अपने यहाँ, हमें किस पे नाचना है, ईटा पे, ईटा पे नाच। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ईटा थॉमसन, जे थॉमसन, जे थॉमसन। प्रोटॉन की किसने की, ई बोले तो ई गोल्डस्टीन, यहीं पे लिख दूं क्या, ई गोल्डस्टीन, कोई रदरफोर्ड नहीं बोलेगा, ई गोल्डस्टीन ने की है। और न्यूट्रॉन की किसने की है, चैडविक, जेम्स चैडविक। कब की है 1932 में, जो कि इंपॉर्टेंट शायद नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा थॉमसन, ई गोल्डस्टीन और चैडविक, ईटा पेनाच।
न्यूक्लियस, एक एटम के अंदर आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन बाहर आउटर शेल में होते हैं, और ये रहा हमारा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? वो की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड, जिनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ये रहे फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कौन है? रदरफोर्ड। इन्होंने डिस्कवरी की है न्यूक्लियस ऑफ द एटम की। कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें इन्होंने क्या किया था? एक ऐसे गोल्ड फॉयल ली थी, 1000 एटम थिक थी, 1000 एटम की लगभग, पतली शीट इन्हें चाहिए थी, और इन्होंने यहाँ से अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल डाला। अल्फा पार्टिकल होता क्या है? डबली चार्ज हीलियम आइंस। हीलियम आइंस होते हैं डबली चार्ज, यानी He2+। इसके इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये इसी का नाम है अल्फा पार्टिकल। कोई कहे अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब है हीलियम का आयन है जिसमें 2+ चार्ज है। तो इसको भेजा क्योंकि इसके पास एनर्जी भी ठीक ठाक थी, और इन्होंने क्या पाया कि एक ज़्यादातर जो है वो तो पार निकल गए, कुछ जो है हल्का सा डिफ्लेक्ट हुए, ऐसे हल्का सा डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ जो है लड़ करके एकदम से वापस आ गए। तो इन्होंने 3 चीज़ें कहीं। पहला कि एटम का ज़्यादातर चीज़ जो है वो खाली है, क्योंकि ये सीधे निकल गई। पूरा थोड़ा बहुत क्या है, एक बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज्ड एक जगह है एटम के अंदर, और यहीं से लड़ लड़ के आदमी जो है वापस आ रहे हैं। तो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड अंदर जो चीज़ बैठा है, उसी को इन्होंने क्या कहा था? न्यूक्लियस। तो इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। ठीक है, ऐसी बात इन्होंने कही थी। क्या यूज़ किया था? हीलियम का पार्टिकल। तो और कौन सा मेटल लिया था यहाँ पे? तो गोल्ड की फॉयल ली थी, जो कि 1000 एटम की थिक थी। अच्छा, इनसे पहले, ये तो डायरेक्ट हमने सेकंड की बात कर ली। एटॉमिक थ्योरी, एटम के जो बारे में एटॉमिक थ्योरी दी सबसे पहले जॉन डेल्टन ने। ठीक है, उसके बाद जे थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया। एटॉमिक मॉडल यहाँ से शुरू होता है कि एटम का मॉडल कैसे रखा जाए। तो जे थॉमसन ने क्रिसमस पुडिंग या प्लम पुडिंग से दिया था। इन्होंने क्या कहा था? आगे जगह है क्या? नहीं है। क्योंकि जे थॉमसन ने क्या किया था कि उन्होंने कहा कि देखो ऐसे ना, उसकी तरह पुडिंग की तरह है, जैसे खीर भी होती है, तो ये एटम का जो स्फेयर है पूरा, इसमें पूरा नेगेटिव चार्ज है, और बीच बीच में ऐसे जो करंट्स हैं, जो किशमिश काजू बादाम खीर में नहीं होता, उस तरीके से पॉजिटिव चार्ज इसमें इम्बेडेड है। और जो एटम है हमारा, वो इसीलिए न्यूट्रल है। ये पूरा नेगेटिवली चार्ज्ड, और बीच बीच में ये जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इस तरीके से क्या है, इन्होंने क्रिसमस पुडलिंग का एग्जाम्पल देते हुए एटम के मॉडल को समझाया था। ये एटम का मॉडल सबसे पहले इन्होंने ही समझाया था। या फिर आप वाटरमेलन समझ लीजिए। जो वाटरमेलन है, वाटरमेलन यानी तरबूज, तो तरबूज का जो रेड वाला पार्ट है, वो पूरा एटॉमिक स्फेयर हो गया, और इसमें जो ब्लैक ब्लैक कलर के जो बीज हैं, वो इनके पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कहा कि, एक मिनट कुछ छूट रहा है क्या? अ, हाँ, मैंने ये उल्टा बता दिया। तो उन्होंने कहा था कि ये पूरा पॉजिटिव स्फेयर है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड ऐसे बीज की तरह से। ये पूरा एटम एक पॉजिटिव स्फेयर है, और ये जो बीच बीच में ये हैं करंट्स हैं, ड्राई फ्रूट हैं, ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं नेगेटिवली इम्बेडेड हैं इस पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज वाले स्फेयर में। और वाटरमेलन का एग्जांपल देते हुए क्या कहा कि जो इनके बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह नेगेटिव हैं, और पूरा पूरा रेड वाला पार्ट क्या है? पॉजिटिव है। तो ये जे थॉमसन का मॉडल था। रदरफोर्ड का भी हमने समझ लिया। नील्स बोर क्या है? इन्होंने कहा कि देखिए जो एटम है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो अपने अपने ऐसे एक शेल में घूमता है। ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, तो शेल 1 2 या फिर KLMN ऐसे दिखाएंगे। सबसे पहले न्यूक्लियस के पास वाले से आप स्टार्ट करेंगे, KLMN। तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ही शेल में, अपने ही ऑर्बिट में घूमता है, और बस घूमता रहता है, और कोई जो एनर्जी है रेडिएट नहीं करता है, अपने में घूमता है। फिर एक शेल में, इसको शेल बोलते हैं या एनर्जी ऑर्बिट आप बोल सकते हैं। इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? तो बोर और प्यूरी, इनका दोस्त रहा होगा बोर और प्यूरी, इन दोनों ने मिलकर के एक फॉर्मूला दिया 2n², जिससे हम पता लगा सकते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यानी पहले n क्या है? नंबर ऑफ शेल, कौन से शेल की बात हो रही है। यानी अगर हम केस शेल की बात करें, इधर देखते हैं, यानी पहले शेल में कितना होगा? 2n² अगर फॉर्मूला है, तो n की वैल्यू आप 1 रखिए, कितना हो जाएगा? 2। दूसरे शेल में कितना होगा? n की वैल्यू 2 रखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर ऐसे ही अगला क्या आ जाएगा? 18, अगला क्या आ जाएगा? 32। तो इस तरीके से चारों शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे हमें पता चल गया ना। तो 8, 18 और 32
ऐसे आप ऐड करते जाएंगे तो आगे हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में कितने हो सकते हैं, वो इस फॉर्मूले से आएगा 2n², 2 8 18 32। इसी से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी करते हैं। अब देखिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को ही क्या बोलते हैं, मास नंबर। तो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मास नंबर, कि जो कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नाइट्रोजन, तो नीचे जो है लेफ्ट साइड में इसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और ऊपर लेफ्ट साइड में इसका एटॉमिक मास लिखा जाता है। आखिर एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर होता है उसमें कितने प्रोटॉन है। अच्छा अब एटम एक न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन जितने होंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि तभी तो इलेक्ट्रॉन वो न्यूट्रल रहेगा। आमतौर पे अगर सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 11, तभी तो, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नीड्स टू बी बैलेंस्ड। और एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियॉन्स, यानी इसके न्यूक्लियस में जो चीज़ें हैं क्या क्या हैं, ये प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन्स क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। मास नंबर, और इसका मास कितना है, 23। तो मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन कितना है इसके पास, 11, यानी इसके पास न्यूट्रॉन कितना है, क्या हम कह सकते हैं, 12। ठीक है, इस तरीके से हम किसी की भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं वो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो आगे देखते हैं आइसोटोप क्या होता है। दो चीजें हैं, एक आइसोटोप है और एक आइसो बार है। ठीक है, आइसो बार पहले बता दूं क्या, आइसो बार का मतलब है, आइसो का मतलब होता है बराबर, आइसो, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, कहीं भी आप देखें इसका मतलब सेम टेम्परेचर, आइसोथर्मल सेम टेम्परेचर, आइसोकोरिक मीन्स सेम वॉल्यूम, आइसोबेरिक मीन्स सेम प्रेशर। तो जो आइसो का मतलब ही होता है बराबर, और आइसो बार का मतलब आप समझ लीजिए भार। तो जब भार सेम हो, यानी कि मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, तो उससे हम कहेंगे आइसो बार। जैसे कि आप आर्गन देखें, आर्गन का नंबर 18 है, मास 40 है। कैल्शियम का नंबर कितना है, 20 है और मास 40 है। तो जब सेम मास हो, 40-40 हो गया, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, आइसो बार। ठीक है, ये बात तो यहाँ तक ठीक है। आइसोटोप क्या होता है, इसी का उल्टा, कि जब एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी कि जेड, एटॉमिक नंबर को जेड से दिखाते हैं और एटॉमिक मास को ए से दिखाते हैं, और मास नंबर जो है वो अलग अलग हो। जैसे कि इसके 3 आते हैं, क्या हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हमें मिलते हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा सबका, 1 1 1, इसका मास 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूट्रियम, इसको कहते हैं ट्रीट्रियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है और मास तीनों का अलग अलग है, इन्हें कहते हैं हम आइसोटोप। प्रोटियम को ही क्या कहते हैं, हैवी वाटर, ड्यूट्रियम ऑक्साइड डी से दिखाते हैं, ट्रीटियम को टी से दिखाते हैं। हैवी वाटर कहाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी ना कभी आएगा ही, कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप यूज होता है, तो द आंसर इज ड्यूट्रियम। कार्बन के भी आइसोटोप हमें दिखते हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, एक का मास 12 होता है और एक का मास 14 होता है। इसी तरीके से क्लोरीन का भी हमें दिखेगा, 2 Cl इसका सिंबल है, 17, एक का 35 होता है और एक का मास 37 होता है। फिर इनका एवरेज लेके इसकी मास निकालते हैं, कितना, 35.5 U। और आइसोटोप में क्या है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। अरे कार्बन है तो कार्बन ही रहेगा ना केमिकली, तो केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी इसकी चेंज रहेगी, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो सकता है इन द केस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप के एप्लीकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर बार एनडीए, सीडीएस, सीईपीएस, सीआईएसएफ कहीं ना कहीं मैच द फॉलोइंग में आता ही आता है। यूरेनियम कहाँ यूज होता है, यूरेनियम यूज होता है शायद 235 न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। कोबाल्ट शायद 60, कोबाल्ट 60 का जो आइसोटोप है ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए बहुत बार आया है कोबाल्ट यार। और आयोडीन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, ये थोड़ा घेंगा घेंगा सा लग रहा है, आयोडीन भी आपको पता ही है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर में ये यूज होता है। और एक चीज़ जो बतानी शायद ज़रूरी नहीं है लेकिन बता देता हूँ, जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप हमने पढ़े ना, एक का मास 35 है, एक का मास 37 है, तो इनका एवरेज 35.5 आखिर निकालते कैसे हैं, ये ऐसे निकालते हैं कि ये देखते हैं किस रेशियो में एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि आप अगर यहाँ इतना बड़ा क्लोरीन ले लीजिए तो इसमें हो सकता है कि 3 पार्ट आपको 35 वाला मिल जाए और एक पार्ट जो है वो 37 वाला मिल जाए, 3:1 के रेशियो मिलता है। तो इनका परसेंटेज निकालते हैं, यानी कि 35 का आप 75% निकालिए,
और 37 का 25% निकालिए। 3:1 का क्या मतलब हुआ? अरे ऐसे ही कर लो, 3/4 कर लो, नहीं तो 1/4 कर लेना, एक ही बात है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 35.5 आएगा। ये रेशियो किस रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं उससे निकलता है। तो 35 का 75% और 37 का 25%, क्योंकि ये किस रेशियो में है? 75 और 25। इसी तरीके से जो ब्रोमीन मेटल है, ब्रोमीन, इसके भी दो आइसोटोप हैं। ब्रोमीन ब्रोमीन कहाँ गया? हीरा ब्रोमीन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 35 है। एक है 79.35 का मास, और एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा। एक का मास होता है 81.35, और ये इस रेशियो में मिलते हैं परसेंटेज में। तो कैसे निकलेगा? वैसे निकलेगा। 79.35 को आप सॉरी 35 इसका मास है। इसका मास कितना है? अच्छा, मास इतना ही था, ठीक था। 79.35 का मास है 49.7% प्लस 81.35 इनका मास है और 50.3%। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 80 यू आंसर आ जाएगा। तो ये शायद इतना लंबा क्वेश्चन ये ना दे, लेकिन आपको बस अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव के लिए मैंने बता दिया है कि ये आता कैसे है अगर किसी का आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहा हो तो। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वैलेंसी आपको याद रखनी है, क्योंकि फॉर्मूला लिखने में काम आता है। इसकी वैलेंसी 1 है, ये 2 होती है, ये 3 है, ये 4 है। 4 के बाद फिर घटती है 3, 2, 1 और 0। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो इनकी वैलेंसी 0 है, ये कंबाइन होने ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये स्टेबल एलिमेंट है, इनको मतलब ही नहीं है किसी से, स्टेबल है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। और आपको पता ही है, जैसे मान लो आपको फॉर्मूला लिखना है कोई मैग्नीशियम क्लोराइड, तो कैसे लिखते हैं? मैग्नीशियम के नीचे वैलेंसी लिखो 2, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी के लिए आपको पता होना चाहिए ना, इनकी पूरी वैलेंसी 2 है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 हो गई। और क्लोरीन कहाँ है? क्लोरीन ये रहा, इसकी वैलेंसी 1 है, तो उसके बाद इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी MgCl2। ये शायद आपको याद हो, तो इसको याद करने की एक ट्रिक भी थी, तो मैं फिर से बता देता हूँ, याद दिलाता हूँ आपको। हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, या फिर बाप राजी। अगर आपके बाप रोएंगे तो आप रोना याद कर लो, वरना राजी याद कर लो। बैगन आलू गाजर इन थाली, फिर कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। ये कौन है? ये सब फैमिली वाले हैं ना, कार्तिक शिव गणेश। फिर नाना पापा आंसू सब बीमार। फिर अगर आपने कभी एग्जाम में चीटिंग की हो, स्कूल में शायद ना की हो, लेकिन कॉलेज में कर ही ली होगी। मैंने भी कॉलेज में कर ही ली थी यार, कि मुझे लगा गलत क्या है इसमें, फर्रा ही तो लेके जाना है, छापना है, इसमें क्या है। उस से टीपो, चीटिंग करने को हम लोग टीपो कहते हैं ना, अबे टीप टीप उससे, उस से टीपो। फिर ये वाला, ये दोनों लास्ट के मैंने बनाया है, कहाँ है? फैमिली चली ब्राजील आई ऑटो, दिस इज आई। फिर इसका राइमिंग है ही नी अर कर जीरन। ये चीज़ें थी, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स आपको बताना है, 46 ग्राम सोडियम में। फिर से वही बात, सोडियम का मास कितना होता है? 23 ग्राम। तो 23 ग्राम को 1 मोल कहेंगे, और 46 ग्राम में कितना होगा? 46 ग्राम में, अच्छा 1 मोल क्यों? पार्टिकल पूछा है, तो यानी कि यहाँ पार्टिकल लिख लेते हैं, कितना? n, यानी कि एवोगैड्रो नंबर। इतने ही तो आइटम्स होंगे, या इतने इतने आइटम्स होंगे, 6.022 10⁻23। तो 46 ग्राम में कितने हो जाएंगे? ये नहीं पता। 46 इंटू n/23, सीधा दिख रहा है, डबल हो जाएंगे। 23 में अगर है ये है, तो 46 यानी इसका डबल, तो 2n इसका आंसर हो जाएगा। सिंबल ऑफ एलिमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने दिया था? अगर स्पेसिफिक सेंस में कहें तो डेल्टन ने, लेकिन वैसे कहें तो वो बर्जेलियस साहब ने। रॉबर्ट बॉयल ने एलिमेंट टर्म दिया था, टर्म, और लेवोइजियर ने उसकी डेफिनेशन दी थी, और इन्होंने स्पेसिफिक सेंस में दिया था, और बर्जेलियस ने 1 या फिर 2 लेटर से कहो ये दिया था। CDS2 2020 में आया हुआ ये। इसमें पूछा नंबर ऑफ मोल्स, बिल्कुल बता दीजिए। हीलियम का क्या है? हीलियम का मास कितना होता है? 4, तो 4 ग्राम को ही 1 मोल कहते हैं। तो ये कवि कह रहा है कि 104 ग्राम को कितने मोल कहेंगे? इसमें क्या है भाई, 104/4, 4 2 8, 2 पॉइंट समथिंग, ये 26 इज द आंसर। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, कौन सा था? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, किसकी डिस्कवरी हुई थी? सभी को पता है, एटॉमिक न्यूक्लियस की। इलेक्ट्रॉन की किया था थॉमसन ने, प्रोटॉन का किया है ई गोल्डस्टिन ने, और न्यूट्रॉन की है चैडविक ने। आइसोटोप क्या होता है? मैंने बताया था, सेम एटॉमिक नंबर,
Z जो है वो सेम होना चाहिए और एटॉमिक मास डिफरेंट होना चाहिए। तो इधर से चालू करते हैं। डिफरेंट एटॉमिक नंबर नहीं भाई, सेम सेम एटॉमिक नंबर। फिर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अच्छा न्यूट्रॉन्स नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z, यानी कि उतने ही प्रोटॉन, ठीक है, दोनों के पास उतने ही रहेंगे। एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो P1 प्लस N1 कर देता हूँ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास दोनों का अलग अलग होगा, दो एलिमेंट ले रहा हूँ मैं, दोनों का एटॉमिक मास अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग होना चाहिए, यानी कि आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होना चाहिए, P1 P2, यानी N1 और N2 से अलग हो गया, यानी कि दोनों के न्यूट्रॉन जो है वो अलग अलग होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, ये आंसर हो जाएगा। बाकी दो भी देख लेते हैं। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी नहीं भाई, आइसोटोप ही तो है, तो केमिकली तो सेम ही रहेगा ना। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, यहाँ पे आएगा डिफरेंट। और आइसोटोप में हमें एक नई बात पता चली कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर अलग होगा, लेकिन साथ ही साथ आपका एटॉमिक न्यूट्रॉन भी अलग होगा। क्लोरीन माइनस आयन जो है, इसमें आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17, और एक माइनस लगा यानी एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास, यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 इलेक्ट्रॉन्स को बांट दो, 2 8 18 32 होता है, 2 और 8 8 2 10, बचे कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 आखिरी वाले में कितने हैं, 8, तो 8 इज द आंसर। टोटल नहीं पूछा, 18 कोई नहीं मानना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। सोडियम सभी को पता है, Na, एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 मतलब 2 8 18 32, 2 8 8 2 10, बचा कितना, 1, 2 8 1 कहाँ पे है, 30 आंसर। तो ये सारी चीज़ें थी, तो आप इसे रिवाइज करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और हेलो, माय नेम इज विनय यादव, आई एम हियर बिकॉज आई लव टू टीच एंड आई वांट टू हेल्प पीपल हु आर इन नीड, हु वांट टू क्लियर द डिफेंस रिलेटेड एग्जाम। As also I am done with all my SSBs and I have cleared AFCAT 4 times and EKT in mechanical 4 times and CDS 4 times and appeared for SSB interview 14 times। एंड आप इस इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको मिलेंगे डेली न्यूज़ अपडेट्स और कोड्स, और आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं फॉर PDF। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रिपेयर वेल, जय हिंद।